गाइस जब भी आप लोग अमेज़न पर कुछ ऑर्डर प्लेस करते हो, उस मोमेंट पर बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से आप जो भी कुछ ऑर्डर कर रहे हो, उसके लिए आप पेमेंट करोगे। अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई, आपका ऑर्डर प्लेस हुआ, आपके पास नोटिफ़िकेशन आएगा ईमेल के थ्रू। और हाँ, जो भी आप आइटम ऑर्डर कर रहे हो, उसकी इन्वेंटरी भी अपडेट होगी। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो भी मेरी सर्विसेज हैं, ये डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करती हैं एपीआई कॉल्स के थ्रू। ये कम्युनिकेट करते हैं एक सर्टेन आर्किटेक्चर को फॉलो करके, जिसको हम कहते हैं इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, या फिर हम इसको ईडीए भी बोल सकते हैं। अब आपने हो सकता है कि इस पे पहले काम कर रखा हो, अपने किसी प्रोजेक्ट में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में, या हो सकता है कि आपने काम तो किया हो बट आपको इसका नाम ना पता हो, या फिर आप हो सकता है आप बिल्कुल नए हो इस टॉपिक के लिए। तो डोंट वरी, हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से बेसिक से समझेंगे कि इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर क्या होता है, इसको हमें कब यूज़ करना चाहिए, इसके पैटर्न्स क्या हैं, इसके चैलेंजेस क्या हैं, और साथ में ही हम लोग एक हैंड्स ऑन डेमो भी देखेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर हमारा एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का पैटर्न है, जिसमें जो भी हमारे सिस्टम्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं इवेंट्स के थ्रू इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट एपीआई कॉल्स। मतलब वो कम्युनिकेट डायरेक्टली एपीआई कॉल्स के थ्रू नहीं करते हैं, वो इवेंट्स का यूज़ करते हैं। अब ये मेरा इवेंट क्या है? इवेंट इज समथिंग दैट हैपेंड इन द सिस्टम। मतलब कुछ हुआ सिस्टम में मेरे। अब वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, यूज़र रजिस्टर हुआ, नया नया यूज़र क्रिएट हुआ, या फिर यूज़र मेरा डिलीट हुआ। समझ रहे हो? मतलब मेरा कुछ हुआ, पेमेंट सक्सेसफुल हो गई, या मान लो पेमेंट फेल हो गई, ऑर्डर मेरा प्लेस हुआ, ये जो मेरा आइटम है वो आउट ऑफ स्टॉक चला गया। बेसिकली कुछ भी मेरा हुआ। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ वन सर्विस डायरेक्टली कॉलिंग अनदर, डायरेक्टली एक सर्विस दूसरी सर्विस को कॉल नहीं करेगी। इंस्टेड वो एक इवेंट पब्लिश कर देगी। मतलब मान लो अगर मेरी ऑर्डर सर्विस है और ऑर्डर प्लेस हुआ, तो इवेंट मेरा पब्लिश कर देगी कि मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है। उसके बाद जिस भी सर्विस को उस इवेंट से मतलब होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने जो अमेज़न वाला एग्जांपल देखा था, मान लो ईमेल सर्विस है मेरी, जिसको ईमेल भेजना है। तो अगर मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ है, तो ईमेल सर्विस क्या करेगी, उस इवेंट के बाद अपना काम कर देगी, मतलब ईमेल को सेंड कर देगी कस्टमर को। तो एनी सर्विस इंटरेस्टेड इन दैट इवेंट, वो उसको लिसन करेगी, सब्सक्राइब करेगी। मतलब वो जो भी इवेंट आ रहा है, वो उसको लिसन करती रहेगी, तो सब्सक्राइब करेगी बेसिकली, कि जब भी वो इवेंट आ रहा है तो उसको पता चल जाए जो भी मेरी दूसरी सर्विस है। फिर वो रिएक्ट करेगी। रिएक्ट मतलब जो भी उसको काम करना होगा। जैसे कि हमारी ईमेल सर्विस है, उसने क्या किया? ईमेल सेंड किया। उसने क्या किया? रिएक्ट किया। ओके। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। अब समझते हैं कि ईडीए के हमारे मतलब इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के कोर कंपोनेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है इवेंट प्रोड्यूसर। इवेंट प्रोड्यूसर कह लो, इसको हम कह सकते हैं पब्लिशर भी बोल सकते हैं। ठीक है। और साथ में आप मेरे ये डायग्राम को फॉलो करते रहो, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए सारे जो भी मेरे कंपोनेंट्स हैं। तो बात करते हैं इवेंट प्रोड्यूसर की। ये मेरा वो है, कह लो, कंपोनेंट इसका जो डिटेक्ट करता है और इवेंट को एमिट करता है। मतलब जो भी मेरा कुछ हुआ, तो जो इवेंट जनरेट कर रहा है, मतलब बेसिकली मेरा जैसे ऑर्डर सर्विस थी, जैसे ही मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ या कह लो ऑर्डर क्रिएट हुआ, तो ये सर्विस मेरी इवेंट को पब्लिश कर देगी कि हाँ भाई मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है। तो उस केस में ये मेरा क्या हो गया? इवेंट प्रोड्यूसर, या कह लो पब्लिशर हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है। प्रोड्यूसर जिसने क्या किया? इवेंट को पब्लिश किया या प्रोड्यूस किया। सेकंड आता है उसके बाद हमारा इवेंट ब्रोकर। ठीक है। अब इवेंट ब्रोकर क्या है? अब देखो यहाँ पे बीच में है मेरा। तो दिस इज बेसिकली माय मिडल मैन, जो कि मेरा क्या करेगा? राउट करेगा और डिलीवर करेगा जो भी मेरे इवेंट्स हैं। मतलब जो भी, जैसे मैंने कहा, ऑर्डर प्लेस हुआ, ऑर्डर क्रिएट हुआ, या फिर यूज़र मेरा क्रिएट हुआ, डिलीट हुआ, तो वो इवेंट जो पब्लिश हो रहा है वो कहाँ होगा पब्लिश? किसके पास आएगा? पहले वो आएगा मेरा इवेंट ब्रोकर के पास। उसके बाद से ये जाएगा जहाँ भी उसको जाना होगा। ठीक है। अब इवेंट ब्रोकर मेरे कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारा काफका होता है, रैबिट एमक्यू होता है। काफका हमारा स्ट्रीमिंग में यूज़ होता है, रैबिट एमक्यू मैसेजिंग में यूज़ होता है। अमेजॉन एसक्यूएस हो गया,
गूगल पबसब हो गया या डिस स्ट्रीम्स हो गई, ये सारे हमारे होते हैं इवेंट ब्रोकर्स। डिपेंड्स कि हमारी नीड क्या है, रिक्वायरमेंट्स हमारी क्या है, हम इसमें से कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो इसने क्या किया, हमारा डिकपल कर दिया प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को। अब कंज्यूमर क्या है पहले ये समझते हैं। इवेंट कंज्यूमर, या फिर हम इसको कह सकते हैं सब्सक्राइबर भी। इवेंट कंज्यूमर मेरा होता है जो कि लिसन करता है स्पेसिफिक इवेंट्स को जिनसे भी उसको मतलब होता है, और उस पर एक्शन लेता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात की ईमेल सर्विस की, तो वो लिसन करेगा कि यूज़र रजिस्टर हुआ या मेरा ऑर्डर क्रिएट हुआ अमेज़न वाले एग्जांपल में, और ईमेल को सेंड कर देगा। ठीक है, तो जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पे कंज्यूमर, जैसे कंज्यूमर वन, कंज्यूमर टू। मतलब अगर हम सेम अमेज़न वाला एग्जांपल लें, तो प्रोड्यूसर मेरा हो गया ऑर्डर सर्विस, जिसने ऑर्डर क्रिएशन का इवेंट पब्लिश किया इवेंट ब्रोकर पर। अब उसके थ्रू मेरा कहाँ आएगा, कंज्यूमर वन में मान लो ये मेरी हो सकती है ईमेल सर्विस, कंज्यूमर टू ये मेरा हो सकता है इन्वेंट्री सर्विस, एंड और भी बहुत सारी हो सकती हैं। तो अब हमारा इवेंट ब्रोकर ने बेसिकली क्या किया, इसने हमारा डीकपल कर दिया प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर्स को। मतलब कि वो कभी भी डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देखो कंज्यूमर मेरा अलग है, कंज्यूमर टू मेरा अलग है, और प्रोड्यूसर मेरा अलग है। तो ये डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहे। प्रोड्यूसर ने इवेंट पब्लिश किया ब्रोकर पे और वहाँ से उन्होंने उठा लिया, मतलब डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इसने डीकपल कर दिया दोनों को। तो ये तो हो गया हमारे कोर कंपोनेंट्स इसके। अब देखते हैं कि आखिर फ्लो क्या रहता है हमारा ईडीए का, और इसकी लाइफ साइकिल हमारी क्या रहती है। तो सबसे पहले तो अपना हमारा इवेंट बनता है, ठीक है। समथिंग हैपेंस, कुछ हुआ, फॉर एग्जांपल यूज़र ने ऑर्डर प्लेस किया, मतलब हमारा इवेंट हो गया। तो जो मेरी ऑर्डर सर्विस है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं हमारा प्रोड्यूसर, वो पब्लिश कर देगा उस इवेंट को। मतलब फॉर एग्जांपल वो इवेंट हो सकता है ऑर्डर प्लेस्ड, और कहाँ पब्लिश कर देगा, ब्रोकर पर। इट कैन बी योर RabbitMQ। उसके बाद जो मेरा ब्रोकर है वो उसको अपने पास रखेगा और डिलीवर कर देगा जो भी उससे कंज्यूमर से इंटरेस्टेड। फॉर एग्जांपल ईमेल हो सकता है, ईमेल सर्विस हो सकती है, इन्वेंट्री सर्विस हो सकती है, एंड सो ऑन। अब जो भी मेरे सारे कंज्यूमर हैं, ईच कंज्यूमर विल रिएक्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब जो मेरी इन्वेंट्री सर्विस है वो स्टॉक को कम करेगी, वो अलग काम करेगी। बिलिंग सर्विस हमारी अलग काम करेगी, नोटिफिकेशन सर्विस हमारी अलग काम करेगी। सबके अपने अपने काम है, ठीक है। उनमें से कोई भी सर्विस मेरी डायरेक्टली एक दूसरे को कॉल नहीं कर रही है। जो भी काम मेरा हो रहा है वो हो रहा है इवेंट्स के थ्रू। इसने क्या किया हमारा, कि एक लूज कपलिंग क्रिएट कर दी सब सर्विसेज में, जिससे हमारा जो फ्लो है वो असिंक्रोनस हो गया, और हमारी स्केलेबिलिटी भी अच्छे से इम्प्रूव हो गई इसमें। अब बात करते हैं हम लोग इवेंट कम्युनिकेशन मॉडल्स की। मतलब कि इवेंट से कम्युनिकेशन हो रहा है ये तो हमने देख लिया इस आर्किटेक्चर में, पर उसके कुछ बेसिक मॉडल्स क्या हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सिंपल इवेंट नोटिफिकेशन। मतलब इट ओनली सिग्नल्स समथिंग हैपेंड, नो एक्स्ट्रा डेटा। मतलब कि कुछ हुआ बस वो ये बताएगा, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा डेटा वो नहीं देगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा ऑर्डर प्लेस हुआ, तो वो बस सिंपली ये बोलेगा ऑर्डर प्लेस हुआ, और जो भी उसके लिसनर्स हैं उनको जो भी कुछ और डेटा चाहिए वो अपने पास से निकालें। मतलब मान लो ऑर्डर प्लेस हुआ है, तो जो भी डेटा है मेरा ऑर्डर आईडी, मतलब और भी जो डेटा हो सकता है ऑर्डर से रिलेटेड, वो कुछ नहीं देगा। बस एक नोटिफिकेशन दिया उसने कि ऑर्डर प्लेस हो गया, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा था हमारा। सेकंड आता है हमारा इवेंट कैरिड स्टेट ट्रांसफ़र। मतलब इसमें जो मेरा इवेंट है जो भी पब्लिश कर रहा है पब्लिशर या कह लो प्रोड्यूसर, वो और भी कुछ डिटेल्स देता है, या कह लो फुल डिटेल्स भी दे देता है जो भी कंज्यूमर्स को चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने ऑर्डर प्लेस की बात की है, तो इवेंट टाइप हो गया हमारा, वो क्या हो गया, ऑर्डर प्लेस। ऑर्डर आईडी भी देखो हमने यहाँ पे दे दी अगर कंज्यूमर को चाहिए होगी। और आइटम्स मतलब जो आइटम उसमें आप ऑर्डर कर रहे हो उसकी आइटम दे दी आईडी यहाँ पे। क्वांटिटी कितने क्वांटिटी ऑर्डर हो रहा है, और यूज़र जिसने जो भी यूज़र मेरा है जो ऑर्डर कर रहा है उसकी भी दे दी आईडी मैंने। एंड और भी फील्ड्स इसमें हो सकती हैं। तो देखो यहाँ पे इवेंट ने कैरी किया जो भी मेरा स्टेट था, ठीक है। अब कंज्यूमर क्या करेंगे, जो भी मेरे यहाँ फॉर एग्जांपल ईमेल सर्विस हो गई, वो एक्ट करेंगे इमिजिएटली। मतलब जैसे उनको इवेंट मिलेगा वो उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। उनको अलग से एडिशनल डिटेल्स फैच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो दो मेरे बहुत बेसिक मॉडल्स हो गए। एक आगे हमारे कुछ एडवांस पैटर्न्स भी आएंगे, वो अभी समझते हैं, आप वीडियो देखते रहिए अच्छे से।
गाइस हमने ये तो फ्लो तो देख लिया क्या होता है, हमने कंपोनेंट्स भी देख लिए। अब हमने वहाँ पे एक चीज़ देखी थी, इवेंट ब्रोकर। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बेसिकली हमारा मैसेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर आपको नहीं पता है मैसेजिंग के बारे में, तो प्लीज़ आप मेरी इस प्लेलिस्ट की प्रीवियस वीडियो जाकर देख लेना, मिल जाएगा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, जिसमें मैंने बताया है कि मैसेज क्यूज़ क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो आपको और अच्छे से समझ में आ पाएगा, ठीक है। और बाकी चलो देखते हैं कि हमारे कौन कौन से होते हैं ये, और उनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं काफ्का की। हाईली पॉपुलर, आई एम श्योर कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने सुना ही होगा काफ्का के बारे में। नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं है, इस पे भी एक वीडियो बना देंगे हम डेडिकेटेड। आप कमेंट करना, बताना अगर आपको काफ्का पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। तो ये हमारा होता है स्ट्रीम बेस, मतलब ये उन इवेंट्स पर काम करता है बहुत अच्छे से जिसमें हमें इवेंट की स्ट्रीम्स आ रही होती हैं। ठीक है, या फिर कह लो हमारा थ्रूपुट बहुत ज़्यादा हाई होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्केलेबल होता है, और इवेंट्स को परसिस्ट भी कर सकता है, पार्टीशन होता है। फिर आता है हमारा रैबिट क्यू। ये हमारा क्यू बेस्ड होता है। ये उन चीज़ों के लिए बेस्ट रहता है जिसमें हमें ट्रेडिशनल मैसेज क्यू की ज़रूरत है। जैसे कि सिंपली हमारे मैसेज आ रहे हैं और उनको कुछ कंज्यूमर्स हैं जिन्हें कंज्यूम करना है, ठीक है। और ये राउटिंग को सपोर्ट करता है, एक्नॉलेजमेंट को सपोर्ट करता है, रिट्राई भी इसमें कर सकते हो। उसके बाद हमारा आता है ए डब्ल्यू एस, एस एन एस और एस क्यू एस। इसका टाइप मेरा होता है पब सब और क्यू। ये हमारा क्लाउड बेस्ड डिकपलिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत ईजी टू यूज़ रहता है। सर्वर्स, जो सर्वरलेस हमारे होते हैं जहाँ पे हम लोग लैम्डास का यूज़ करते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे से काम करता है। फिर आता है हमारा रेडिस स्ट्रीम्स। इसमें जिसका नाम भी बता रहा है, स्ट्रीम टाइप का होता है ये बहुत फास्ट रहता है और लाइट वेट रहता है। और फास्ट है इसका रीज़न ये है बहुत बड़ा कि इन मेमोरी रहता है और लो लेटेंसी, ठीक है। फिर आता है हमारा गूगल पब सब। और इसका, जैसे इसका भी नाम बता रहा है, ये पब सब मॉडल रहता है इसका। और ये बेस्ट रहता है जो भी हमारे जीसीपी बेस्ड क्लाउड सिस्टम रहते हैं उनके लिए, और फुली मैनेज रहता है क्लाउड में। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस की। मतलब जो हमारा ये इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर है, वो रियल वर्ल्ड में एक्चुअली में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले है हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जैसे हमने अभी अमेज़ॉन का एग्जांपल डिस्कस किया ही था। हमारा इवेंट क्या पब्लिश हुआ है, क्या जनरेट हुआ है, ऑर्डर प्लेस्ड। उसके बाद जो कंज्यूमर्स होंगे उस इवेंट के, वो हो सकते हैं हमारे इन्वेंट्री जो स्टॉक को अपडेट करेगा। मतलब मान लो जो भी आपने आइटम ऑर्डर किया है उसके 10 थे आइटम स्टॉक में, तो आपने एक ऑर्डर किया है तो उसको वो कम कर देगा, 9 कर देगा। पेमेंट, जो भी आप परफॉर्म करोगे पेमेंट, उसका ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने की जो कंज्यूमर हो गया एक। शिपिंग, कोई सर्विस है जो शिपमेंट क्रिएट कर रही है। ईमेल जो नोटिफिकेशन भेज रही है। या फिर कुछ हो सकता है जिसने इवेंट को रिकॉर्ड किया उस पर उसको कुछ भी एनालिटिक्स करना है, वो हो सकता है। सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं, बैंकिंग में भी यूज़ होता है। मान लो इवेंट है हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है वो हो गया। अब उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि कोई फ्रॉड तो नहीं था, मतलब जेन्युइन ट्रांजैक्शन था भी। तो मान लो कोई सर्विस है मेरी फ्रॉड डिटेक्शन, जो उस इवेंट को लिसन करेगी और फिर डिसाइड करेगी फ्रॉड तो नहीं था। और राइड हेलिंग ऐप्स जो भी, मतलब मान लो मेरे होते हैं कि ड्राइवर असाइन हुआ, राइड स्टार्ट हो गई, राइड कंप्लीट हो गई, वो मेरे नोटिफिकेशन ट्रिगर करता है, बिलिंग होती है, सो ऑन। सोशल मीडिया हम देखते हैं जैसे इंस्टाग्राम। इवेंट मान लो हुआ मेरा पोस्ट लाइक्ड या यूज़र फॉलोड, ठीक है। मतलब और भी हो सकते हैं, तो उनके नोटिफिकेशन, रिकमेंडेशंस, ये सब मेरे अलग अलग डीकपलिंग होती है इनमें अच्छे से। अब बात करते हैं कि हमें फ़ायदा क्या क्या हुआ फिर ईडीए से। तो सबसे पहले तो एक हमने डिस्कस किया ही इतनी बार, लूज़ कपलिंग हो गई, कि जो मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके बीच लूज़ कपलिंग हो गई। वो इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हो सकते हैं। और जैसे कि मान लो मेरा कोई एक कंज्यूमर है, हम उसको अलग स्केल कर सकते हैं या अलग उस पर काम कर सकते हैं। मतलब उनका कंप्लीट इवोल्यूशन जो हो सकता है वो हम अलग से कर सकते हैं, ठीक है। कोई डिपेंडेंसी नहीं रही कि हाँ भाई टाइटली कपड़ लें, ऐसा कुछ नहीं रहा हमारा। लूज कपलिंग हो गई। स्केलेबल। अब स्केलेबल से यहाँ पे क्या मतलब है कि जो मेरे कंज्यूमर्स हैं, मतलब मान लो अभी 4 हैं, मैं उनको और बढ़ा दूंगा मैसेजेस के बेसिस पे, ठीक है। तो हमने उसको अच्छे से स्केलेबल बना दिया।
और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो कि आपकी एक ऑर्डर सर्विस हो गई, ठीक है, जो प्रोड्यूस कर रही है इवेंट्स को। हो सकता है उस पर कम लोड आ रहा हो, या हो सकता है उस पर ज़्यादा लोड आ रहा हो। उसको आप अलग से इंडिपेंडेंटली कर सकते हो स्केल। अब मान लो ईमेल सर्विस है, जिसका काम बस ईमेल भेजना है, हो सकता है उस पर कम लोड आ रहा हो, तो आप उसको कम रिसोर्सेज दोगे, ठीक है, उसको आपने अलग से स्केल कर दिया। या अब मान लो जो इन्वेंट्री वाली जो आपकी सर्विस है, उसको अलग से स्केल कर दिया, उसकी अलग रिसोर्सेज हो गई, ज़्यादा करनी है कम करनी है, आप देख सकते हो। तो स्केलेबल बन गया इससे अच्छे से हमारा। असिंक्रोनस प्रोसेसिंग होने लग गई, मतलब कि अब जो भी मेरा काम है, हमने यूज़र को रेस्पॉन्स हमने फास्ट दे दिया, अब बहुत से जो मेरे काम है वो बैकग्राउंड में होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गया सक्सेसफुल, और ईमेल आपको हो सकता है वो थोड़ी देर बाद भेज दे, ठीक है। रेजिलियंट हो गया सिस्टम हमारा, मतलब जो अब मेरे जो फेलियर्स हो गए सर्विसेज के, या वो हमारे क्या हो गए, आइसोलेटेड हो गए। मतलब मान लो मेरे का मल्टीपल कंज्यूमर्स हैं, ईमेल का अलग है और इन्वेंट्री वाला अलग है। तो अगर एक कंज्यूमर मेरा क्रैश हो गया, तो वो बाकियों को ब्लॉक नहीं करेगा। मतलब अगर आपके पास थोड़े टाइम तक ईमेल नहीं भी आया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आपकी इन्वेंट्री अपडेट नहीं हुई, ठीक है। एक्सटेंसिबल है, मतलब कि आप इसको ईजिली एक्सटेंड कर सकते हो, नए फीचर ऐड करना ईजी हो गया। मतलब बेसिकली आप कोई भी नया फीचर ऐड करना है, तो बस जो भी नई सर्विस है उसको सब्सक्राइब करा दो, और जो भी न्यू मेरे इवेंट्स हैं उस पर हो गया मेरा काम। चैलेंजेस क्या आते हैं या फिर ट्रेड ऑफ्स हमें क्या लेने पड़ते हैं यहाँ पे ईडीए में। तो डीबगिंग मेरी कॉम्प्लेक्स हो गई। मतलब कि अगर कोई मेरी रिक्वेस्ट आ रही है और वो पहले प्रोड्यूसर पे गई, उसके बाद उसने पब्लिश किया इवेंट, उसके बाद हो सकता है मल्टीपल कंज्यूमर्स पे गई वो इवेंट के थ्रू, तो डीबग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसमें, क्योंकि ट्रेस करनी पड़ती है रिक्वेस्ट अगर हमें एंड टू एंड, तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इवेंट ऑर्डरिंग, हो सकता है बहुत बार हमको जो इवेंट की जो ऑर्डरिंग है उसका भी ध्यान रखना पड़े। और डुप्लीकेट इवेंट्स, मतलब जो इवेंट्स हैं वो मेरे आइडेम्पोटेंट होने चाहिए। मतलब कि कोई इवेंट अगर हो रहा है, तो उसका जो अफेक्ट होना चाहिए सिस्टम पे वो एक ही बार होना चाहिए, जो भी उसकी कह लो रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैंने कहा कि मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ, ठीक है, तो आप एक ही बार तो उसका नोटिफिकेशन भेजोगे ईमेल के थ्रू, या 10 बार भेज दोगे, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि समटाइम्स मान लो वो रिट्राई कर रहा है, या फिर मान लो फॉर एनी रीज़न आपके पास इवेंट मान लो फिर से आ गया, ठीक है, तो आपकी सर्विस एक ही बार भेजे उसका ईमेल, ठीक है, आइडेम्पोटेंसी होनी चाहिए बेसिकली। तो उसको ये थोड़ा सा हमें मैनेज करना पड़ता है। और अगर पहले यहाँ होगा अवॉइड कर दो कि भाई इवेंट अगर मेरा डुप्लीकेट ना हो, एक ही बार आए, तो वो तो और बढ़िया है हमारा। बट हमें काम करना पड़ेगा उस पर, राइट। इवेंट स्कीमा एवोल्यूशन, मतलब जो भी आपका इवेंट है उसका कुछ स्कीमा है, राइट। अब उसमें अगर आप कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो उसमें भी आपको कोई वर्जन मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, आपको वर्जनिंग करनी पड़ेगी, जिससे आप इजीली उस पर काम कर सको, आपका कुछ ब्रेक ना हो और चीज़ों पे आप लोग अडेप्ट कर सको। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, अब इसमें हमको इवेंचुअल कंसिस्टेंसी मिलती है, मतलब थोड़ा टाइम बाद मिलती है, ठीक है। मतलब ऐसा पॉसिबल है कि कुछ टाइम तक आपका जो डेटा हो वो स्टेल हो, मतलब ओल्ड डेटा हो। मॉनिटरिंग, अगर आपको इसमें मॉनिटरिंग करनी है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग टूल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, मतलब क्योंकि इतनी सारी अलग अलग सर्विसेज हैं, डीकपल्ड हैं, तो वो रहता है। गाइज अभी तक हमने बेसिक्स तो काफ़ी देख लिए इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के। अब बात करते हैं थोड़े से एडवांस पैटर्न्स की, जो कि हमारे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और हो सकता है कि आपने सुने भी हों। सबसे पहले बात करते हैं इवेंट सोर्सिंग की। तो इवेंट सोर्सिंग में हमारा क्या होता है कि जो सिस्टम होता है आपका, वो जो भी आपके इवेंट्स होते हैं उनका लॉग रखता है। मतलब कि जैसे आपके मान लो 100 इवेंट्स आए हैं, तो उसके पास सारे के सारे स्टोर होंगे, ठीक है, सबको स्टोर करेगा, ठीक है। मतलब कि आप एग्जांपल लो, अगर मान लो बैंकिंग का सिस्टम है, जस्ट टेक एन एग्जांपल रैंडम, उसमें अकाउंट बैलेंस हो गया आपका, ठीक है, जिसको मेंटेन करना है। तो अब मान लो जैसे जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ठीक है, मतलब मान लो 50 रुपीज़ क्रेडिट हुए, 100 रुपीज़ क्रेडिट हुए, फिर आपके मान लो 20 रुपीज़ डिडक्ट हुए उसमें से, मतलब डेबिट किया, तो वो सब मेरे क्या हैं, इवेंट्स हैं, ठीक। एक अमाउंट डिपॉजिट करना या फिर अमाउंट उसमें से विड्रॉ करना, ये सब मेरे क्या हैं, इवेंट्स हैं। तो इवेंट सोर्सिंग में मेरा जो सिस्टम होगा वो उन सबका लॉग रखेगा, ठीक है, सारे इवेंट्स का, कि मेरा इस मोमेंट पर ये जो इवेंट था, मतलब जो मेरा ट्रांजेक्शन हुआ, जो अमाउंट मेरा है वो विड्रॉ किया गया या फिर डिपॉजिट किया गया, मान लो 50 रुपये तुमने डाले, 20 निकाले, तो
अब तुम्हें अगर सिस्टम की स्टेट निकालनी है, मतलब कि तुम्हें टोटल बैलेंस निकालना है, तो जितने भी मेरे सारे इवेंट हुए, मतलब जितने मेरे डिपॉजिट हुए, जितने मेरे विड्रॉ हुए, सबका सम कर दो। सम कर दो मतलब सब इवेंट्स को रिप्ले कर दो बेसिकली। उससे हमने क्या किया, हमने स्टेट को बिल्ड कर दिया। मतलब अब अगर हमें बैलेंस बताना है क्या है टोटल, तो जितने मेरे क्रेडिट हुए उनमें से माइनस कर दो जितने मेरे विड्रॉ हुए। ठीक है, तो उससे मेरी क्या आ गई, मैंने बस एक एग्जांपल दिया, मेरी करंट स्टेट आ गई। तो जो मेरा सोर्स ऑफ ट्रूथ इसमें क्या हुआ, इवेंट स्टोर। इवेंट स्टोर क्या है, जो मेरा स्टोर कर रहा है इवेंट्स को। ठीक है, तो इसमें हमारा कुछ भी अपडेट्स और डिलीट्स नहीं हुआ। मतलब अगर सोचो आप सिंपल एक उसके अकाउंट का बैलेंस मेंटेन कर रहे होते एक फील्ड, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे अपडेट कर रहे होते हैं कि भाई अब 100 रुपीज़ है, अब 200 है, अब कम हुआ तो मान लो 150 हो गया। ठीक है, तो वो मेरा होता डेटा का स्नैपशॉट, वो हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हम कोई अपडेट नहीं कर रहे उसमें, ना ही कोई डिलीट कर रहे। हम बस एक लिस्ट, मतलब कह लो या लॉग कह लो इवेंट्स की, वो मेंटेन करते जा रहे हैं। जैसे कि मेरे भाई 100 डिपॉजिट हुए, फिर 10 और हो गए, 50 और हो गए, फिर मान लो 100 उसमें से विड्रॉ कर लिए, उन सब के इवेंट्स को स्टोर कर रहे हैं। फिर जब हमको फाइनल उसकी स्टेट बिल्ड करनी है, तो सारे इवेंट्स को हमने रिप्ले कर दिया, मतलब जो भी हुआ उन सबको सम कर दिया। ये होता है हमारा इवेंट सोर्सिंग। अब मैं इसमें और ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इवेंट सोर्सिंग पे या जो भी मेरे एडवांस पैटर्न्स हैं, इन पे एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है अच्छे से। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अगर आप चाहते हो इन पे वीडियोस, जो भी एडवांस पैटर्न्स हैं, इवेंट सोर्सिंग हो गया या दो और आएंगे अभी आगे, तो आप कमेंट करके बताना अगर आपको इन पे वीडियो चाहिए, एक डेडिकेटेड प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ एवरीथिंग। इसके बाद मेरा आता है CQRS। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न। तो इसमें डेप्थ में नहीं जाऊँगा ज़्यादा पे। इसमें भी अगर चाहते हो डेडिकेटेड वीडियो, चाहे वो ये हो या फिर आगे सागा आएगा उस पर भी, तो बता देना कमेंट्स में। अब CQRS में मेरा क्या होता है, फुल फॉर्म मेरी इसकी होती है कमांड क्वेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी सेग्रीगेशन। ठीक है, थोड़ा समझते हैं। तो जो भी मेरे ट्रेडिशनल होते थे, जिसमें मेरा कह लो CQRS नहीं होता है बेसिकली, तो अगर हमारी ऑर्डर्स टेबल है मान लो, तो सेम टेबल का ही मैं यूज़ करूँगा जो भी मेरे नया डेटा आ रहा है ऑर्डर का इंसर्ट करने के लिए भी, मतलब मेरा क्रिएट हुआ ऑर्डर, और ऑर्डर को फिर रीड करने के लिए भी। मतलब सेम टेबल का यूज़ हो रहा है मेरा क्रिएशन के लिए भी, और जब मैं या फिर अपडेट कर रहा हूँ, और जब मैं रीड करूँगा उस डेटा को, मतलब मुझे ऑर्डर की डिटेल्स चाहिए, तब भी मैं सेम टेबल का ही यूज़ करूँगा। ठीक है, अब इसका दिक्कत ये थी कि जॉइंस बहुत हैवी हो जाते थे, कि बहुत ज़्यादा स्केल अगर मेरा है तो रीड मेरे स्लो हो जाते थे। बट फिर आया मेरा भाई क्या, CQRS। इसमें मेरा क्या था, अब इसने इन दोनों को अलग कर दिया। मतलब अब इसमें इसकी दो साइड होगी। मतलब इसने बेसिकली क्या किया, ये मेरा एक डिज़ाइन पैटर्न है सिस्टम्स का, जिसमें कि इसने हमारा सेपरेट कर दिया हाउ यू राइट डेटा, मतलब जैसे आप डेटा राइट करते हो या अपडेट करते हो, जिसको हम कहते हैं कमांड्स, एंड हाउ यू रीड डेटा, जिसको हम कहते हैं क्वेरीज इन अ सिस्टम। अब इसने दोनों को अलग कर दिया। मतलब जो कमांड साइड है मेरा, मतलब जो राइट और अपडेट करने वाला है, तो उसमें जैसे हो सकता है मेरा मान लो पोस्ट या प्लेस ऑर्डर हो गया। अब कुछ उसमें बहुत सी चीज़ें मेरी हो सकती हैं, कि पेमेंट को वैलिडेट करना, फिर ऑर्डर सेव करना, ऑर्डर प्लेस, इवेंट वो मेरा पब्लिश करेगा इवेंट मेरा। ठीक है, वो अलग कर दिया। अब क्वेरी साइड, मतलब जहाँ पर रीड हो रहा है, वो लिसन करेगा मेरा जो भी मेरे इवेंट्स आ रहे हैं यहाँ से, और एक टेबल कह लो या फिर समरी टाइप वो बना कर रखेगा, जो कि टेबल होगी मेरी सिर्फ रीड करने की। ठीक है, उसको वो अपडेट करता रहेगा, जिससे कि जब अब रीड होगा मेरा, तो इस टेबल के थ्रू होगा हमारा क्वेरी साइड। ठीक है, बेसिकली गेट ऑर्डर्स फैचेस प्री कंप्यूटेड समरी फ्रॉम रीड DB, मतलब रीड का मेरा अलग ही हो गया। ठीक है, तो अब इससे क्या फ़ायदा हुए हमारे, कि जो रीड DB है उसको हम क्या कर सकते हैं, अलग से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। हम उसमें कैशिंग कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं। और जो राइट DB है मेरा, उसको हम अलग से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ट्रांजेक्शन्स भी होंगे, राइट। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था CQRS का, और डिटेल में इसमें हम वीडियो बना सकते हैं, आप बताना अगर आपको चाहिए हो तो। ठीक है, अब बात करते हैं सागा पैटर्न की। तो आखिर ये आया क्यों। तो पहले हमारा जैसे होते थे, जो भी हमारी मोनोलिथिक एप्लीकेशंस होती थी, उसमें एक ही ऑपरेशन के अंदर हम लोग मल्टीपल टेबल्स को अपडेट कर सकते थे एक सिंगल डेटाबेस ट्रांजेक्शन में। ठीक है, या तो सारे मेरे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो फेल होते, या फिर सारे सक्सेसफुल हो जाते। ठीक है,
तो ऐसा क्यों होता था, आपको ये अगर आपने पढ़ा हो तो डेटाबेस में हमारी होती हैं एसिड प्रॉपर्टीज़, राइट, उनकी वजह से। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया तो आपने ऑर्डर टेबल को अपडेट कर दिया, ठीक है, स्टॉक को रिड्यूस कर दिया, पेमेंट भी रिकॉर्ड कर ली, सारे के सारे एक ही ट्रांजेक्शन में हो गए, ठीक है, ईजी। बट अब जब हमारा माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर आया तो उसमें हर एक सर्विस का अपना एक डीबी है, ठीक है। तो इसमें कोई एक हमारा ग्लोबल ट्रांजैक्शन मैनेजर नहीं है जो सबको मैनेज कर ले, जैसे हमारा यहाँ पे था। मतलब ऐसा हो सकता है ना यहाँ पे कि हमारी ऑर्डर्स की अपनी अलग डीबी है, और मान लो स्टॉक का अलग डीबी है, एंड सो ऑन। तो अब जो सिंगल बिजनेस ऑपरेशन मेरा हो रहा है, जैसे हमारा ऑर्डर प्लेस का, तो उसमें मल्टीपल सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर सर्विस का होगा, पेमेंट सर्विस का होगा, इन्वेंट्री सर्विस का होगा, और सबका मेरा अलग डीबी है, अपना डीबी है। तो हाउ विल यू इंश्योर कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसमें, कि मान लो अगर मेरा एक फेल हो गया बीच में, तो मेरा जो पूरा का पूरा फ्लो है उसको मुझे रिवर्ट करना होगा। मतलब मान लो कि भाई पेमेंट आपकी फेल हो गई बीच में, ठीक है, तो थोड़ी ना आप ऑर्डर को प्लेस कर दोगे या इन्वेंट्री को अपडेट कर दोगे, राइट। तो यहीं पर आता है हमारा सागा पैटर्न। सागा पैटर्न में मेरा एक सीक्वेंस होता है लोकल ट्रांजैक्शन का अक्रॉस डिफरेंट सर्विसेज, वेयर ईच ट्रांजैक्शंस पब्लिशेस एन इवेंट दैट ट्रिगर द नेक्स्ट स्टेप। मतलब कि जो भी आपके ऐसा समझो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, मतलब मान लो ऑर्डर सर्विस पे आ रहा है, या पेमेंट सर्विस पर आ रहा है, या फिर इन्वेंट्री सर्विस पर आ रहा है, तो वो डिफरेंट सर्विसेज मेरी हैं। तो हर एक सर्विस जो होगी मेरी, वो अपना एक इवेंट पब्लिश करेगी। जैसे ऑर्डर सर्विस अपना करेगी, पेमेंट सर्विस अपना करेगी, और वो ट्रिगर करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा। अगर एक भी स्टेप मेरा फेल हो गया, ठीक है, तो एक कंपनसेटिंग ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा टू अनडू द प्रीवियस सक्सेसफुल स्टेप। मतलब अगर मान लो कि मेरी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई, बट फॉर एनी रीज़न मान लो कि इन्वेंट्री में गड़बड़ हो गई, या स्टॉक में नहीं था, या कुछ भी, मतलब फेल हो गया मान लो, ठीक है, तो एक कंपनसेशन इवेंट होगा जनरेट, मेरा कह लो ट्रांजेक्शन होगा। मतलब कि जो भी अब तक काम हुआ है मेरा, उसको रिवर्ट करने के लिए, मतलब अंडू करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मान लो पेमेंट उसकी हो गई थी, 100 रुपये उसके कट गए थे उसके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से, बट क्योंकि इन्वेंट्री की वजह से नहीं हो पाया, तो उसका काम ये है, जो ये कंपनसेटिंग जो ट्रांजेक्शन होगा, कि जो मेरी पेमेंट है उसको रिफंड करे वो वापस से, कि भाई, और कि जो भी उसके पैसे डिडक्ट हुए हैं उनको वापस भेजे। और अगर आप तुमने ऑर्डर प्लेस दिखा दिया है वहाँ पे, ऐसा होगा नहीं, तो उसको भी हटाओ वहाँ से, ठीक है। तो इसने क्या करा कि इट गिव्स यू इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, मतलब कि कुछ इवेंट्स के बाद जाके आपको कंसिस्टेंसी मिली, और कुछ टाइम के लिए हो सकता है आपको स्टिल डेटा भी दिख सके। इस पर डिटेल में बात करेंगे अच्छे से, डेडिकेटेड वीडियो का इसकी बनाते हैं हम सागा पैटर्न की, बताना अगर आपको चाहिए तो, जिसमें हम बात करेंगे सागा पैटर्न कैसे काम करता है, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी एग्जैक्टली क्या होती है। ओके, बट इसमें हमारा एटॉमिसिटी नहीं है, मतलब एक सिंगल, ऐसा नहीं है कि एक सिंगल रोल बैक बटन है जैसे हमारा एसक्यूएल में होता था, ठीक है, कि एक बार में किया और सब कुछ हो गया रोल बैक। यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हमारा सागा पैटर्न। तो अब एक कंपैरिजन देख लेते हैं इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का वर्सेस रिक्वेस्ट ड्रिवन आर्किटेक्चर का, जो हमने देखा होगा, जिसमें अ, आपकी रेस्ट एपीआईज होती हैं, या जो भी एपीआईज के थ्रू आप कॉल करते हो, रिक्वेस्ट होती है, रिस्पॉन्स होता है, वो सब। तो अब देख लेते हैं कंपैरिजन इनका क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन की। तो रेस्ट एपीआईज में हमारा क्या होता है, डायरेक्ट होता है, मतलब एक सर्विस दूसरी सर्विस पे डायरेक्ट कॉल करती है, जैसे अगर रिक्वेस्ट की और उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। और इवेंट ड्रिवन में मेरा क्या होगा, ब्रोकर के थ्रू होगा, जो मेरा बीच में रहता है, राइट। अब इसमें कपलिंग कैसी हो गई, टाइट हो गई, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंडेंसी है एक सर्विस की दूसरी सर्विस पे, ठीक है। और इसमें लूज कपलिंग हो गई, ठीक है। अब फ्लो क्या रहता है, ये होता है हमारा सिंक्रोनस, क्योंकि वो तब तक वेट करेगा जब तक उसको रेस्पॉन्स नहीं मिल जाता। अब इसमें क्या होगा मेरा सिंक्रोनस में, वो यहाँ पे इवेंट भेज के अपना और कुछ काम करने लग जाएगा, जो भी उसके कंज्यूमर्स हैं वो अपने पेज पे काम करते रहेंगे, तो वो वेट नहीं कर रहा बेसिकली। फेलियर, अगर मेरा कुछ फेल होता है तो वो प्रोपागेट करेगा। मतलब मान लो अगर सर्विस ए डिपेंड कर रही है सर्विस बी पे, और सर्विस बी फेल हो गई, ठीक है, तो सर्विस ए पे भी असर पड़ेगा उसका। बट अगर वो आइसोलेटेड है, मतलब मान लो कि सर्विस ए ने बस इवेंट पब्लिश कर दिया और उसके बाद वो अपना काम करने लग गया, फिर सर्विस बी अगर फेल होता भी है, सिर्फ सर्विस बी फेल हुआ मेरा, सर्विस ए नहीं हुआ, वो अपना काम करता रहेगा।
ठीक है। स्केल, अब इसमें स्केल करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, बट इसमें इजी रहता है। जैसे मैंने बताया था पहले कि हम अलग अलग कर सकते हैं, और काफ़ी वो लूज कपलिंग हो गई यहाँ पे, तो स्केल करना यहाँ पे हार्ड रहता है। रेस्ट एपीआई ऐसे कह लो जिसमें रिक्वेस्ट ड्रिवन हमारा आर्किटेक्चर होता है, इसमें इजी रहता है। व्हेन टू यूज़, अब हम ईडीए को कब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर है, ठीक है, तब सोच सकते हो इसको यूज़ करने का। और अगर आपका रियल टाइम सिस्टम्स हैं जिसमें आप रियल टाइम डेटा को प्रोसेस कर रहे हो, और आपके जो वर्क फ्लोज हैं वो असिंक्रोनस है, तब कर सकते हो यूज़। आपको हाई स्केलेबिलिटी चाहिए और हाई डिकपलिंग चाहिए आपको, और ऑल्सो आप इसको अवॉइड करो अगर आपके स्मॉल क्रड ऑपरेशंस हैं, या आपके, या फिर कह लो स्मॉल क्रड मोनोलिथ्स हैं आपके, ठीक है। तो उस केस में ये बहुत ज़्यादा ओवरहेड हो जाएगा ईडीए को यूज़ करना वहाँ पे, तो कीप इट सिंपल इन दैट केस। ओके, आपने कॉन्सेप्ट्स तो इसके बहुत सारे देख लिए, समझ लिए। अब इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर का एक डेमो देख लेते हैं, और पहले मैं आपको इसका फ्लो समझा देता हूँ कि क्या होगा। उसका कोड देखते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो फ्लो कुछ ऐसा होगा कि मेरा एक यहाँ पे ऑर्डर सर्विस होगी, जिसको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर, क्योंकि वो हमारा एक ऑर्डर प्लेस का इवेंट पब्लिश करेगा। पब्लिश कहाँ करेगा? इवेंट ब्रोकर पर। और मैंने अपने डेमो के लिए रैबिट एमक्यू का यूज़ किया है डॉकर के थ्रू। तो रैबिट एमक्यू पे वो इवेंट पब्लिश करेगा, और वहाँ से कुछ अलग सर्विसेज मेरी होंगी, ईमेल सर्विस, इन्वेंट्री सर्विस, या फिर कह लो एनालिटिक्स सर्विस मेरी हो गई। तो उन सब पे इवेंट आ जाएगा, फिर वो अपना अपना कुछ काम करेंगे, मतलब ईमेल भेजना एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये तो मेरा फ्लो हो गया। अब सर्विसेज की बात अगर मैं करूँ, तो दीज आर जस्ट, मैंने कुछ जावा स्क्रिप्ट की कुछ फाइल्स बनाई हैं जिनको मैं एग्जीक्यूट करूँगा बेसिकली एज सर्विस। और आप देखना कि ये सब कैसे रन करता है, कैसे इवेंट्स आ रहे हैं, तो फ्लो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ओके गाइस, तो कोड समझते हैं थोड़ा सा पहले कि मैंने क्या कोड लिखा है। जावास्क्रिप्ट में मैंने कोड लिखा है। इट्स ओके अगर आपको ये नहीं भी समझ में आता है, आप कोशिश करिए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, फ्लो समझ में आए, ठीक है। कोड तो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख लोगे, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले हम प्रोड्यूसर की, जो कि मेरा इवेंट को प्रोड्यूस करेगा। कि मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है, तो इवेंट का पेलोड मेरा कुछ ऐसा होगा, जैसे मेरा इवेंट टाइप है, यूज़र आईडी है, ऑर्डर आईडी है, अमाउंट है उसका, ठीक है। और ये मेरा क्या करेगा बेसिकली, रैबिट एमक्यू पर फैन आउट में करेगा, मतलब कि जितने भी मेरे सारे कंज्यूमर हैं उन सबको सेम मैसेज मेरा भेज देगा, ठीक है। और ये मेरा फंक्शन है यहाँ पे पब्लिश इवेंट का, और उस पे जो कि मैं क्या करेगा, इवेंट को पब्लिश कर देगा, ठीक है। और बाकी लॉग लगाया मैंने यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खास मैंने इसमें नहीं किया है कोड में। सिंपल सा एक इवेंट है, उसको पब्लिश कर रहा है रैबिट एमक्यू पर, ठीक है। कंज्यूमर अब देख लेते हैं, तो ये मेरा कंज्यूमर है ईमेल वाला। और मैंने एक चीज़ यहाँ पे की है कि जब भी मेरा इवेंट आएगा, मतलब कंज्यूमर्स कंज्यूम करेंगे, तो वो 20 सेकेंड्स का वेट लगाया है मैंने यहाँ पर, मतलब एक डिले लगाया है बेसिकली, जिससे क्या होगा कि जब तक वो चलेगा तब तक आपको समझा दूंगा, ठीक है। मतलब बेसिकली जैसे उसने कंज्यूम किया उस मैसेज को, जो कह लो इवेंट को जो आया प्रोड्यूसर से, तो वो वेट करेगा 20 सेकेंड्स, उसके बाद अपना काम कर देगा। मतलब जैसे ईमेल सर्विस मेरी अगर है, ईमेल कंज्यूमर, तो वो बेसिकली मेल कर देगा यूज़र को, और मैंने यहाँ पास लॉग लगाया है, ठीक है। ये तो लोकल डेमो है, तो मैं ऐसे रन कर रहा हूँ, बट अगर आप सोच रहे हो कि आपकी प्रोडक्शन एप्लीकेशन आपकी है, सिस्टम है, तो ये कंज्यूमर ईमेल आपकी सेपरेट सर्विस होगी, ठीक है, प्रॉपर मेंटेन हो रही होती है, ठीक है। बट अपना लोकल डेमो है, तो इतना छोटा सा कोड मैंने लिखा है सिंपल लॉग्स लगा के कि भाई वो ईमेल भेज रहा है, ठीक है। और फिर ईमेल को डन कर दिया उसने, ठीक है। बहुत ज़्यादा खास इसमें नहीं करा है इसने, इतना ही करा है कि ये बेसिकली इसने सब्सक्राइब किया वहाँ पे जहाँ से इसको मिल सके मैसेज रैबिट एमक्यू से, और सिमिलरली मेरा आता है उसके बाद कंज्यूमर इन्वेंट्री, जो कि मेरी इन्वेंट्री सर्विस होगी, सेम काम ये करेगी। ये लिसन करेगी उस इवेंट को, और जब मिल गया उसको वेट करेगी 20 सेकंड का, फिर कुछ काम कर देगी। काम क्या कर देगी? बेसिकली लॉक कर देगी कि हाँ भाई स्टॉक को अपडेट कर देगी। एंड सेम विद दिस सर्विस एज वेल, दिस कंज्यूमर एज वेल, ठीक है। देख लेते हैं, अब इसको रन करते हैं और समझते हैं। ओके गाइस, तो ये है हमारा ब्रोकर रैबिट एमक्यू, जो कि मैंने रन कर रखा है लोकल पे अपने, विद द हेल्प ऑफ डॉकर। और इसको ही हम यूज़ करेंगे, मतलब जो हमारा पब्लिशर है, प्रोड्यूसर, वो यहाँ पे हमारा इवेंट को पब्लिश करेगा, और जो मेरे कंज्यूमर्स हैं उस मैसेज को
आप कंज्यूम करेंगे, जो मेरा इवेंट है बेसिकली। और 3 मेरे कंज्यूमर्स हैं यहाँ पे, ईमेल का, इन्वेंट्री का, एक और मेरा है। तो देखते हैं, अभी यहाँ पे देख सकते हो मैसेज मेरे ज़ीरो हैं। जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो तीनों पे एक एक मैसेज आ जाएगा, मेरा प्रोड्यूसर तीनों पे भेजेगा मेरा फ़ैन आउट। ठीक है, मैं रन करता हूँ प्रोड्यूसर, और देखो ये मेरा इवेंट पब्लिश हुआ, जिसका पेलोड मेरा क्या है, ये मेरा पेलोड है। और इसको मैं क्लोज भी कर देता हूँ, इसको यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं अपनी क्यू, देखो यहाँ पे हमारा एक एक मैसेज आ गया तीनों पर, राइट। तो अब मेरे कंज्यूमर्स को इन मैसेज को कंज्यूम करना है। ठीक है, मतलब प्रोड्यूसर ने हमारा जो इवेंट है वो प्रोड्यूस कर दिया। अगर फिर से देखते हैं हमारा इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर क्या था, हमारा जो इसमें प्रोड्यूसर है वो इवेंट को प्रोड्यूस करेगा, ब्रोकर पे देगा, और ब्रोकर के थ्रू जो भी उससे कंज्यूमर्स हैं और सर्विसेज हैं वो उस मैसेज को कंज्यूम करेंगे और रिएक्ट करेंगे, मतलब कुछ काम करेंगे उस पर। ठीक है, अब मैसेज तो हमारा ब्रोकर पे आ गया है, अब कंज्यूम करना रह गया है बाकी सर्विसेज को। चलो उनको रन करते हैं। 3 टर्मिनल्स मेरे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, और इन पे ही मैं रन करता हूँ। देखो तो अलग अलग आप देख सकते हो नाम इनके, जो सर्विसेज है मेरी बेसिकली उनको रन करता हूँ। ठीक है, तो इसको रन किया मैंने, इसको भी किया, और इसको भी किया। ठीक है, तो अब देखो इन तीनों को इवेंट मिल गया, इवेंट रिसीव। ठीक है, मतलब यहाँ से इसको इवेंट मिल गया जो भी मेरी ये थी। अब यहाँ से क्या करेगा, ये वेट करेगा 20 सेकेंड्स का, जो हमने लगाया था वहाँ पर डिले, और अपना काम करेगा, रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। जो हमारा रैबिट एम क्यू है, देखो यहाँ पे ये कम हो गया हमारे मैसेज। देखो यहाँ से पहले तो ये मेरा कर क्या रहा है यहाँ पर, देखो सबसे पहले मेरा देखो, अगर हमारा ईमेल वाली सर्विस थी, उसने क्या किया, इवेंट मिला उसको, वेट किया और उसने ईमेल को भेज दिया, अपना काम कर दिया। ठीक है, इन्वेंट्री सर्विस मेरी थी, उसने क्या किया, इवेंट मिला उसको, उसने वेट किया 20 सेकेंड्स, और जो भी इन्वेंट्री उसको अपडेट करनी थी, स्टॉक अपडेट करना था, वो कर दिया। ठीक है, और ऐसे कुछ हुआ हमारा एनालिटिक्स सर्विस के साथ, जिसने क्या किया, पहले तो वेट कर रहा था इवेंट का, क्योंकि वो बेसिकली क्या कर रहा था, ये तीनों ही सर्विस मेरी लिसनिंग कर रही थी अपने इवेंट्स के लिए। इवेंट मिला, हमने वेट किया 20 सेकेंड्स, जो हमने डिले जान के लगाया था। ठीक है, उसके बाद उसने अपना काम कर दिया, जो भी उसका काम हमारा होगा। ठीक है, डन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे आपको दिखा होगा मैसेज क्या हो गए, मेरे ज़ीरो हो गए। देखो क्यों हो गए, क्योंकि मैसेज कंज्यूम कर लिए गए। किसने कंज्यूम कर लिए, जो भी उसके कंज्यूमर्स थे। ठीक है, चलो एक बार और करते हैं सेम चीज़। ठीक है, मान लो कि मैं एक और टर्मिनल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देखो तीनों कंज्यूमर्स मेरे चल रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि अभी हमने बाद में स्टार्ट किया था ना। अब मान लो मेरे चल रहे हैं, पहले से लिसन कर रहे हैं वो। ठीक है, मैं फिर से रन करता हूँ अपने किसको, प्रोड्यूसर को। ठीक है, बैड। ठीक है, ये मेरा क्या करेगा, मैसेज को पब्लिश कर देगा क्यू पे। ठीक है, फिर से हमारा जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस कर देगा इवेंट को। अब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, कर दिया, सेम मेरा पेलोड था, मैं इसको हटा देता हूँ। और हम देखते हैं अपना रैबिट एम क्यू, लेट इट रिफ्रेश। देखो अब एक आ गया यहाँ पे मेरा। अब इसने, अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि वो मेरा क्या कर रहा था, रिसीव कर रहा था, यहाँ पे तुरंत उसको क्या मिल गया, इवेंट रिसीव हो गया। देखो क्योंकि वो तो भाई उसकी ही वेट, उसका ही वेट कर रहा था कि कब इवेंट आए मैं कंज्यूम करूँ, राइट। तो उसने क्या करा बेसिकली, जैसे उसको इवेंट आया उसने वेट किया और अपना काम उसने कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैसेज मेरे ज़ीरो हो गए, देखो अब, क्योंकि कंज्यूम हो गए। तो ऐसे कुछ हमारा होता है इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर में। आई होप सो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और इनमें जो भी मेरे सब टॉपिक्स थे, आई नो कुछ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स भी इसमें बीच में आए, जैसे सागा पैटर्न हो गया, CQRS हो गया, या इवेंट सोर्सिंग हो गया। किसी भी टॉपिक पे इनमें से अगर आप चाहते हो डेडिकेटेड वीडियो तो बताना कमेंट सेक्शन में, मैं बना दूंगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हो सिस्टम डिज़ाइन को सीखना बेसिक से एडवांस तक, इफ़ यू वांट टू बिकम अ बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो फॉलो करते रहिए इस प्लेलिस्ट को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।